नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न फ्रॉम होम पे। जैसा कि मैंने वादा किया था आप लोगों से कि जब प्रैक्टिस सेट 10 कंप्लीट हो जाएगा तो मैं सब्जेक्ट वाइज आप लोगों के लिए जो है डेडिकेटेड क्लास लेकर आऊँगा। तो इस विषय पर मैं काफ़ी सोचा और काफ़ी रिसर्च करी कि आखिर सबसे पहले किस सब्जेक्ट का वीडियो लाया जाए। तो ऐसे अपने मन से बनाने से अच्छा था कि प्रीवियस ईयर का डाटा को एनालिसिस किया जाए और उसमें जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा मार्क्स का पूछा गया है अब तक बिहार पुलिस या दारोगा एसआई के लिए, जो सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज रहा है अब तक उसी के अकॉर्डिंग चलने में हमारा फ़ायदा है। तो ये तमाम एनालिसिस आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले पर, मैंने आपको शो कर रखा है कि आप देख पा रहे हैं कि जिसका ये अगर मान के चलिए एक पिज़्ज़ा की तरह कटिंग बना हुआ है, तो आप देख रहे हैं जो सब पिज़्ज़ा जो सबसे बड़ा टुकड़ा है उसका वेटेज उतना ज़्यादा है। तो इसे अच्छी तरीके से आप जब एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भूगोल से पूछे गए हुए हैं। एक और ग्राफ के माध्यम से मैं आपको ये दिखाने का कोशिश करता हूँ। इसमें भूगोल से 593 क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। तो सबसे हिट टॉपिक हमारा कौन सा रहने वाला है? भूगोल रहने वाला है। तो इसलिए जो है मैंने भूगोल को ही आज का टॉपिक चुना है। तो वीडियो हो सकता है दोस्तों थोड़ी सी लंबी बने, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और जो दोस्त हमारे नए हैं, जो भी छोटे भाई बहन हमारे नए हैं चैनल पर, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे, ताकि आगे आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको मिल जाए। और एग्ज़ाम में चूंकि आपका बहुत कम समय बचा है, तो ऐसे में हो सकता है यूट्यूब ने अभी आपको मेरा वीडियो सजेस्ट कर दिया है, आगे करे ना करे, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें तो आपको हमारी वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज हम भूगोल को कवर करने वाले हैं। उसके बाद जिसका नंबर आएगा, जैसे कि उसके बाद आप देख पा रहे हैं भारतीय इतिहास से सबसे ज़्यादा प्रश्न किए गए हैं, तो इसके अनुसार ही हम जो है वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं आज का टॉपिक क्या क्या रहने वाला है। तो भूगोल में दोस्तों हम दो टॉपिक को दो क्लास में इसको कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है विश्व का भूगोल। और विश्व के भूगोल में आप इतने सारे टॉपिक देख पा रहे हैं, जो कि सारे ही आज हम लोग इसी में कवर करेंगे। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग बन सकती है दोस्तों, तो पैसेंस बनाए रखिएगा और हौसला बिल्कुल आपको नहीं खोना है, क्योंकि अगर मैं इसको कंप्लीट कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल जज्बा बनाए रखना है और लास्ट तक वीडियो पे बने रहना है। तो ये दो क्लास में आएगी दोस्तों। पहला आज हम लोग कवर करने वाले हैं विश्व का भूगोल, उसके बाद दूसरी क्लास आपको आएगी भारत के भूगोल की। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे बस वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें और चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो लाल ग्रह के रूप में दोस्तों मंगल ग्रह को जाना जाता है। सौरमंडल में मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, और ये इसलिए होता है दोस्तों, आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, इसके कारण जो है मंगल ग्रह का रंग जो है लाल होता है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर काटता है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो लाल ग्रह का क्वेश्चन फिर से आ गया दोस्तों। तो मंगल जो है, ये रात्रि को आकाश में मंगल लाल ग्रह दिखता है। मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है तथा अपने अक्ष पर 24.6 घंटे में घूर्णन करता है। ठीक है दोस्तों, जो कि पृथ्वी के एक दिन यानी 23.9 घंटे की अवधि के अधिक नजदीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है
तो न्यूनतम दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच कब होती है ये आपको बताना है। तो ये होती है 3 जनवरी को। दोस्तों पृथ्वी 3 जनवरी को सूर्य के सबसे नजदीक अर्थात उपसौर स्थिति में तथा 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर अर्थात अपसौर स्थिति में होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उपसौर की स्थिति बनती है। उपसौर की स्थिति कब बनती है? तो ये बनती है 3 जनवरी को। उपसौर की स्थिति क्या होती है दोस्तों कि पृथ्वी जब सूर्य के चक्कर लगाते हुए उसके सबसे निकट होती है तो उसे उपसौर कहा जाता है। यह स्थिति प्रतिवर्ष 3 जनवरी को बनती है। बात करें अपसौर की, तो अपसौर पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है आकाशगंगा क्या है? तो आकाशगंगा जो है दोस्तों ये है गैलेक्सी। सारे क्वेश्चंस में जो है टैग लगा हुआ है, आप देख भी सकते हैं। ये जो है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बिहार अवर निरीक्षक उत्पाद में ये क्वेश्चन पूछा गया था प्री के एग्जाम में 2021 में। बात करें दोस्तों आकाशगंगा की। आकाशगंगा अर्थात गैलेक्सी असंख्य तारों का एक समूह होता है जो स्वच्छ और अंधेरी रात में आकाश के बीच में से जाते हुए अर्धचक्र के रूप में झिलमिलाती मेखला के समान दिखाई पड़ता है। आकाशगंगा में एक केंद्रीय बल्ज एवं 3 घूर्णनशील भुजाएं होती है। ये तीनों घूर्णनशील भुजाएं अनेक तारों से निर्मित होती है। बल्ज आकाशगंगा के केंद्र को कहा जाता है। यहाँ तारों का संकेंद्रण सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा ग्रह जीवन धारण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये ग्रह है मंगल। बात करें मंगल ग्रह की, तो मंगल ग्रह जीवन धारण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है क्योंकि यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं तथा यह अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। यह अपनी धुरी पर लगभग 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे भारी ग्रह है? तो सबसे भारी ग्रह शनि है। प्रश्नानुसार सबसे भारी ग्रह शनि है, लेकिन सारे ग्रहों में सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है। यह सौर मंडल के सभी अन्य ग्रहों के द्रव्यमान का लगभग 2.5 गुना है। बृहस्पति सूर्य से दूरी के अनुसार 5वां ग्रह, जबकि शनि जो है 6ठा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह जो है बुध है। बात करें बुध की, तो बुध सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है तथा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह जो है दोस्तों 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। अट्ठासी दिनों में यह सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण बुध और शुक्र को अंतर्ग्रह भी कहा जाता है। वायुमंडल के अभाव के कारण बुध पर जीवन संभव नहीं है क्योंकि यहाँ दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम देखें। पहला होता है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, फिर अरुण और अंत में वरुण। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है वह कौन सा है? तो अभी आपने पढ़ा बुध वह ग्रह है जो कि 88 दिन में परिक्रमा लगाता है सूर्य की। अगला प्रश्न है दोस्तों, मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? तो मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार ये दोनों जो है शुक्र को कहा जाता है। शुक्र ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा सबसे नजदीकी ग्रह है। इसके शाम को पश्चिम में एवं सुबह को पूरब में दिखाई देने के कारण ही
क्रमशः सांझ का तारा या भोर का तारा, सांझ का तारा तथा भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार कहते हैं। संरचनात्मक रूप से पृथ्वी के कुछ समानता रखने के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वां ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह पर वातावरण काफी सघन और विषाक्त है, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सल्फ्यूरिक एसिड के बादल विद्यमान हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो ये ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति जो है वैक्यूम क्लीनर के भांति कार्य करता है। बृहस्पति जुपिटर जिसको बोलते हैं दोस्तों, ग्रह जो है सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसें पाई जाती है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत शक्तिशाली होता है, जिससे यह सौरमंडल से आने वाली बाहरी उल्कापिंडों को अपनी ओर खींच लेता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें से कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है? तो सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह जो है बृहस्पति है। घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम जो है, घटता हुआ क्रम यहाँ दिया गया है। पहले नंबर पर बृहस्पति आता है, सबसे ज्यादा है जिसका। उसके बाद शनि, फिर वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, फिर बुध। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पदस्थिति से पदान्वित किया गया था? तो आप लोग पढ़ चुके हैं, जो मैंने विस्तार से भी आपको बताया हुआ था कि प्लूटो को जो है कब 2006 में निकाला गया है। जो IAU का कन्वेंशन हुआ था, इसमें जो है 2006 में इसको बौना ग्रह बना दिया गया था। आइए इसका विस्तार से मैं दिखा देता हूं। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि IAU ने वर्ष 2006 में प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पदस्थिति से पदावनत यानी बौना ग्रह बना दिया, क्योंकि यह 3 मापदंडों को पूरा नहीं करता था, जो कि IAU अर्थात इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन पूर्ण आकार के ग्रहों को परिभाषित करने के लिए उपयोग करता है। पूर्ण आकार वाले ग्रह के लिए इसके 3 मापदंड हैं। पहला मापदंड है वह सूर्य की परिक्रमा करता हो, वह इतना बड़ा जरूर हो कि अपने गुरुत्व बल के कारण उसका आकार लगभग गोलाकार हो जाए। ये दूसरा मापदंड है। तीसरा मापदंड है इसमें इतना बल हो कि बाकी पिंडों से अलग अपनी स्वतंत्र कक्षा बना सके। तो यही 3 कंडीशन को ये फॉलो नहीं करता था, जिसके कारण से प्लूटो को बौना ग्रह बना दिया गया दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है? तो अभी हमने पढ़ा प्लूटो की गणना नहीं होती है ग्रह के रूप में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? तो हिप्पोकैम्प जो है नेपच्यून का चंद्रमा है। हिप्पोकैम्प जो है नेपच्यून का एक छोटा सा चंद्रमा है। यह अपने ग्रह की परिक्रमा महज एक पृथ्वी दिवस में पूर्ण करता है। इसकी खोज हुई थी जुलाई 2013 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य ग्रहण होता है। तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। सूर्य ग्रहण में जो है पृथ्वी और सूर्य के मध्य में चंद्रमा आ जाता है। तो जब कभी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, जिससे सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण हमेशा दोस्तों अमावस्या को होता है और चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा को होता है। ये आप ध्यान में रखेंगे, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न में से किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है? तो क्षुद्र ग्रह का बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित होता है। हमारे सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच पाया जाता है।
क्षुद्र ग्रह छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जो कि ग्रहों की तरह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन उनकी तुलना में उनका द्रव्यमान बहुत कम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच कौन सा ग्रह है? तो हमारा शुक्र ग्रह जो है यह सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध के बीच में स्थित ग्रह है। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य से उनकी दूरी के क्रम में ग्रह निम्नलिखित है। पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। अतः पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच में शुक्र ग्रह है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सौरमंडल का सदस्य नहीं है? तो इसमें बताना है कि सौरमंडल का सदस्य कौन नहीं है। तो ताराकार जो है ये सौरमंडल का सदस्य नहीं है, बाकी के विकल्प में जो भी है ये सौरमंडल के सदस्य हैं। तो इसमें ताराकार सौरमंडल का जो है सदस्य नहीं है, जबकि नक्षत्र, धूमकेतु और उपग्रह सौरमंडल के सदस्य हैं। सौरमंडल में सूर्य और वे खगोलीय पिंड सम्मिलित हैं जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे हैं। सौरमंडल ग्रहों, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु और खगोलीय धूल से मिलकर बना हुआ है। तो इन तमाम बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तारामंडल अप्रैल महीने में आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है? तो ये बृहत सप्तऋषि जो है अप्रैल महीने में आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है। आकाश में दिखने वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। ऐसे ही एक सप्तऋषि तारामंडल है जो कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के आकाश में रात के समय दिखने वाला तारामंडल है। यह सप्तऋषि तारामंडल अप्रैल माह में आकाश के उत्तरी दिशा में दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? तो यह ग्रह शुक्र है जो कि आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के समान है। शुक्र ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है। संरचना रूप से पृथ्वी से कुछ समानता के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वां ग्रह भी कहा जाता है। यह सूर्य का दूसरा निकटतम ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा गर्म ग्रह है। अगला प्रश्न है दोस्तों, टाइटन किसका एक चंद्रमा है? तो टाइटन जो है शनि का एक चंद्रमा है। चंद्रमा उपग्रह को कहते हैं। तो टाइटन जो है शनि का चंद्रमा है। टाइटन शनि के सभी चंद्रमाओं में सबसे बड़ा है और बृहस्पति के उपग्रह गैनीमेड के बाद सौरमंडल में दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है दोस्तों ये गैनीमेड है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 23वां प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। उपग्रह वे आकाशीय पिंड होते हैं जो अपने अपने संबंधित ग्रहों की परिक्रमा करते हैं एवं अपने ग्रह के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के भ्रमण की गति कितनी है? तो पृथ्वी के भ्रमण की गति है 28 किलोमीटर प्रति मिनट। पृथ्वी के भ्रमण की गति 28 किलोमीटर प्रति मिनट है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट 46 सेकंड में पूरा करती है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है? तो ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है।
पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन एवं रात होता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लघु ज्वार भाटा कब आता है? तो लघु ज्वार भाटा जो है शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन आता है। लघु ज्वार भाटा प्रत्येक चंद्रमास के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष के सप्तमी अष्टमी तिथि को उत्पन्न होने वाले ज्वार हैं, जो सामान्य ज्वार से कम ऊंचे होते हैं। यह अवस्था उस समय उत्पन्न होती है जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के साथ समकोण बनाते हैं। इस कारण सूर्य, चंद्रमा पृथ्वी के जल को विभिन्न दिशाओं की ओर प्रभावित करते हैं, जिससे ज्वार की ऊंचाई कम रह जाती है। इसे लघु ज्वार कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पृथ्वी संरचना, अक्षांश एवं देशांतर। इसका पहला प्रश्न है 27वां नंबर का, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है भारत के मध्य से नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा 13 देशों, 3 महाद्वीपों और 3 जल निकायों से होकर गुजरती है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम, प्रिंसिपे, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, इन सब देशों से होकर गुजरती है। अतः स्पष्ट है कि भूमध्य रेखा भारत से नहीं गुजरती है, बल्कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है, बाकी केन्या, इंडोनेशिया और ब्राजील से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पृथ्वी की पेरिडोटाइड परत कौन सी है? तो ऊपरी भूपटल जो है यही पेरिडोटाइड पटल कहलाती है। पृथ्वी की पेरिडोटाइड पटल मेंटल के ऊपरी परत में पाई जाने वाली एक चट्टान है, जो कि पृथ्वी की ऊपरी परत के दबाव के कारण ठोस जैसा व्यवहार करती है। लेकिन तापमान में वृद्धि एवं ऊपरी सतह के दबाव मुक्त होने के कारण यह पिघलकर मैग्मा का निर्माण करती है। पेरिडोटाइट एक घनी आग्नेय शैल है, जिसमें मुख्यतः अलिविन तथा पायरिडॉक्सिन खनिज होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो भू प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा पाया जाता है फेल्सपार। भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज फेल्सपार है। इसके पश्चात घटते क्रम में प्रमुख खनिज भू प्रॉपर्टी में क्वार्टज, पायरोक्सिन, एम्फीबोल्स, अब्रक आदि हैं। हालांकि चट्टान के लगभग 98% भाग का निर्माण 8 प्रमुख तत्वों से हुआ है, जो है ऑक्सीजन जो कि 47% है, सिलिकॉन जो 28% है, एल्यूमिनियम 8% है, लोहा 5%, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम भी है। फेल्सपार जो है दोस्तों एल्युमिनियम का अयस्क है और इसका रासायनिक सूत्र होता है KAlSi3O8। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा 2 भागों में नहीं बांटती है वह कौन सा है? तो ओडिशा वह राज्य है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है, जो 23.5 डिग्री अक्षांश से होकर जाती है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है ओडिशा से होकर नहीं गुजरती है।
देखिए दोस्तों, ये कितनी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया है, फिर कांस्टेबल के एग्जाम में है, फिर से कांस्टेबल के एग्जाम में है। 12, 13, 17 लगभग रिपीट किया ही जा रहा है। उत्पाद अवर निरीक्षक के एग्जाम में 2019 में पूछा गया है, फिर 2021 में भी पूछ लिया गया है। तो सारे रिपीटेड ही क्वेश्चन हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय प्रायद्वीप का कौन सा शहर 8 डिग्री अक्षांश से निकटतम है? तो ये कन्याकुमारी है, जो कि 8 डिग्री अक्षांश से निकटतम है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा देशांतीय उत्तरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है। इस प्रकार भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी 8 डिग्री अक्षांश के निकटतम है। हालांकि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा होकर गुजरती है वो है इंडोनेशिया। एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है वो है इंडोनेशिया। एशिया महाद्वीप में विषुवत रेखा प्रश्नगत विकल्पों में से केवल इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। पृथ्वी की मध्य सतह से जाने वाली वह अक्षांश रेखा जो उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के मध्य से गुजरती है तथा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा कहलाती है। विषुवत रेखा एशिया महाद्वीप के मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती से होकर गुजरती है। तो इन तीनों का नाम आप ध्यान में रखेंगे। हो सकता है अगली बार प्रश्न में आपको किरिबाती मिल जाए या फिर मालदीव मिल जाए। तो इन तीनों से होकर एशिया में गुजरती है भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उस शहर का देशांतर क्या है जहां का स्थानीय समय 6 बजे शाम है जबकि ग्रीनविच औसत समय 4 बजे शाम है? तो वहां का जो स्थानीय समय जो होगा देशांतर 30 डिग्री पूर्व होगा। प्रश्न में ग्रीनविच औसत समय 4 बजे शाम है, दिए गए शहर का स्थानीय समय 6 बजे शाम है, जो कि ग्रीनविच समय से 2 घंटे आगे है। ध्यान रखने लायक बात है कि पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, अतः 2 घंटे में 30 डिग्री घूमेगी। अतः दिया गया शहर जो है 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर अवस्थित होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर में है? तो ये मणिपुर है। भारत का मणिपुर राज्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर है। कर्क रेखा पृथ्वी की उत्तरतम अक्षांश रेखा है जिस पर सूर्य दोपहर के समय लंबवत चमकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय मानक समय रेखा कहां से होकर नहीं गुजरती है? तो ये तेलंगाना से होकर नहीं गुजरती है। मानक समय किसी देश के मध्य से गुजरने वाली याम्योत्तर रेखा का माध्य समय होता है, जो स्थानीय समय की असुविधा के कारण संपूर्ण देश के लिए लागू माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की जो कि प्रयागराज के निकट नैनी से गुजरती है, जिसके समय को भारत का मानक समय माना गया है। भारत का मानक समय GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम से 82.5 डिग्री पूर्व है, जिसका अर्थ है कि हमारा मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो इन राज्यों के नाम को आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो ये बिहार है, जो कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत का बिहार राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो निम्नलिखित है: गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़,
झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय देशांतर रेखा कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ये रेखाएं समानांतर नहीं होती क्योंकि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच दूरी बढ़ती है तथा विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच दूरी सर्वाधिक होती है, जो कि है 111.32 किलोमीटर। भारत की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है। के समय को मानक समय माना गया है। यह समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डोलड्रम किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो डोलड्रम जो है 5 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश के मध्य स्थित है। डोलड्रम कटिबंध भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 5 डिग्री उत्तरी व 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाया जाता है। यह निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र होता है जहां प्रचलित पवनें शांत रहती है। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र को दुनिया भर के नाविकों द्वारा डोलड्रम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहते हैं। उष्णकटिबंध क्षेत्र विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच का भाग है, अर्थात उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा के बीच भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है। यह पृथ्वी का सबसे गर्म क्षेत्र है, इसलिए इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि? तो इसका कारण है ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। विषुवत रेखा पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। यह पृथ्वी को दो गोलार्धों उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। इस रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि ताप छोटे क्षेत्र पर केंद्रित होता है। यहाँ प्रायः वर्ष भर दिन रात की अवधि बराबर होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमगत विन्यास क्या है? तो ये है सियाल, सीमा तथा नीफे। पृथ्वी के आंतरिक भागों को 3 परतों में बांटा गया है, जिसकी सबसे ऊपरी परत सियाल है, जिसका निर्माण सिलिका और एल्यूमीनियम से हुआ है। इसकी गहराई 50 से लेकर के 300 किलोमीटर है। सियाल के नीचे सीमा परत पाई जाती है। यह सिलिका और मैग्नीशियम से बना है, जिसकी गहराई 300 से 2900 किलोमीटर है। सीमा के नीचे की परत को नीफे कहा जाता है। यह निकेल और लोहे से बनी हुई है। इस प्रकार पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रम सियाल, सीमा और नीफे है। अगला टॉपिक है हमारा दोस्तों चट्टान, रॉक्स। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अग्नेय चट्टान नहीं है? तो इसमें से शैल जो है ये अग्नेय चट्टान नहीं है। अग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले मैग्मा या लावा से होता है। जब तप्त और तरल मैग्मा ठंडा होकर जम जाता है और ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो अग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। अग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। इन चट्टानों में निकेल, जस्ता, तांबा, सीसा, मैग्नीज और प्लेटिनम आदि पाए जाते हैं। ये चट्टान रवेदार होती है तथा इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। पेरिडोटाइट, ग्रेनाइट, स्कोरिया इत्यादि अग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं, जबकि शेल जो है अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है किंतु साइनाइट नहीं है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है? तो इसमें से साइनाइड जो है कायांतरित चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है। जब अग्नेय एवं अवसादी शैलों में ताप तथा दाब के कारण रूपांतरण हो जाता है तो कायांतरित शैल का निर्माण होता है। कायांतरित शैल के उदाहरण संगमरमर, स्लेट, हैलाइट, शिस्ट, फाइलाइट इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है, कायांतरित चट्टानों में पत्तन की क्रिया से क्या अभिप्राय है? तो ये अभिप्राय है कुछ शैलों में कणों या खनिजों की सतह या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना। कायांतरित प्रक्रिया में शैलों के कुछ कण या खनिज सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। खनिज या कणों की इस व्यवस्था को पत्तन या रेखांकन कहा जाता है। कायांतरित चट्टानों का निर्माण आग्नेय एवं अवसादी शैलों में ताप और दाब के कारण परिवर्तन या रूपांतरित हो जाने से होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोयला किस प्रकार का चट्टान है? तो ये अवसादी चट्टान है। कोयला अवसादी चट्टान है। कोयला एक ठोस अवसादी चट्टान है जो काली या गहरी भूरे रंग की होती है। इसे काला सोना भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आग्नेय शैल में निम्नलिखित में से कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? तो आग्नेय शैल में दोस्तों इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। ये क्वेश्चन में स्प्रिंट है। आग्नेय शैल में निम्नलिखित में से कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? तो इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। ये तो मैच ही नहीं हो रहा है। बात करते हैं दोस्तों इसमें से इसके डिटेल की। तो आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाले मैग्मा और लावे से बनती है। इन्हें प्राथमिक चट्टान के रूप में जाना जाता है। मैग्मा के ठंडे होने और जमने पर आग्नेय चट्टानें बनती है। इसमें सील और डाइक पाए जाते हैं। ये प्रायः खुरदरा परत विहीन एवं कठोर होता है। इसमें जीवाश्म का अभाव होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जीवाश्म का अभाव होता है, यही आप ध्यान में रखेंगे। इसमें धात्विक एवं अधात्विक खनिजों की प्रधानता होती है। इसके उदाहरण हैं बेसाल्ट चट्टानें, ग्रेबो, पाइराइट आदि। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा भूकंप, अर्थक्वेक्स। तो इसको भी पूरा कवर कर लेते हैं। वह बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है भूकंप केंद्र। भूपटल में उत्पन्न हुई आकस्मिक हलचल या कंपन को भूकंप कहते हैं। जिस बिंदु पर भूकंप उत्पन्न होता है उसे भूकंप केंद्र बिंदु और ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो भूकंप से संबंधित अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप पृथ्वी की सतह पर होने वाला आकस्मिक कंपन होता है। सिस्मोलॉजी के अंतर्गत भूकंप व संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके परिणाम को रिक्टर स्केल पर मापा जाता है, जिसमें भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक होती है। अगला टॉपिक है हमारा ज्वालामुखी, वॉल्केनोज। तो लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में है? तो ये इंडोनेशिया में है। ज्वालामुखी पृथ्वी पर घटित होने वाले एक आकस्मिक घटना है। इससे भूपटल पर अचानक विस्फोट होता है, जिसके माध्यम से लावा, गैस, धुआं आदि पदार्थ बाहर निकलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मड वॉल्केनो लूसी है, जो कि इंडोनेशिया में है। इससे मुख्यतः कीचड़ उत्सर्जित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के ज्वालाद्वत के अंतर्गत आता है? तो ये फ्यूजियामा है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में अवस्थित ज्वालाद्वीप यानी रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आता है।
यह जापान के होन्शु द्वीप पर स्थित जापान का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। अगला प्रश्न है, इक्वाडोर या चिम्बराजो ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? तो ये शांत ज्वालामुखी की श्रेणी में आता है। ऐसे ज्वालामुखी जिसमें उद्भेदन की कोई संभावना न हो उसे मृत या शांत ज्वालामुखी कहते हैं। इक्वाडोर का चिम्बराजो ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी के श्रेणी में आता है। चिम्बराजो एंडीज के कार्डिलेरा ऑक्सीडेंटल रेंज में एक निष्क्रिय मिश्रित ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? तो ज्वालामुखी का मुख जो है क्रेटर कहलाता है। ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहते हैं। क्रेटर से निकलकर गैस, राख और तरली चट्टान पदार्थ लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुंचता है। ज्वालामुखी एक वृत्ताकार छिद्र अथवा दरार के रूप में प्रारंभ होता है। उस छिद्र का संबंध भूगर्भ में अति गहराई से रहता है। भीतरी उद्वेग से इस छिद्र की रचना होती है। अगला प्रश्न है, आग का वलय यानी रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। रिंग ऑफ फायर यानी आग का वलय प्रशांत महासागर में स्थित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में सक्रिय ज्वालामुखी हैं। यहाँ अक्सर भूकंप व ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। रिंग ऑफ फायर पृथ्वी की लिथोस्फेरिक प्लेट की हलचल तथा टकराव का परिणाम है। अगला प्रश्न है, किलिमंजारो ज्वालामुखी किस महादेश में स्थित है? तो ये अफ्रीका में है। किलिमंजारो ज्वालामुखी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी है जो कि तंजानिया देश में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये मैक्सिको में स्थित है। कोलिमा मैक्सिको में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसकी ऊंचाई लगभग 3280 मीटर है जो कि जेलिस्को और कोलिमा की सीमा पर स्थित है। अगला टॉपिक है दोस्तों, आर्द्रता एवं वर्षा, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल और स्थानीय पवन जो कि लोकल विंड्स। इसका पहला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? तो ये बहती है समुद्र से भूमि की ओर। दक्षिण पश्चिम मानसून में हवाएं समुद्र से भूमि की ओर बहती है। भारत में ये हवाएं अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करती है और भारत में वर्षा की क्रिया को संपन्न कराती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वह क्या है? तो यह सापेक्षिक आर्द्रता है। किसी स्थान की वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा तथा उस स्थान की वायु को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा का अनुपात सापेक्षिक आर्द्रता कहलाता है। सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में व्यक्त की जाती है। अगला प्रश्न है, फर वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह अल्पाइन वन से संबंधित है। फर वनस्पति अल्पाइन वन से संबंधित है। अल्पाइन वन 2500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चारागाह क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये वन कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश के मध्य विस्तृत है। इन वनों के अंतर्गत पश्चिमी हिमालय में मुख्य रूप से फर, रोडोडेंड्रॉन, बीलो आदि हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, काल बैसाखी चलती है। तो काल बैसाखी जो है पश्चिम बंगाल में चलती है। गर्मी के दिनों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती है जो गरज के साथ वर्षा करने के लिए जिम्मेदार होती है। इन हवाओं को पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर, बंगाल में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में इन हवाओं से होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम अथवा कॉफी वर्षा तथा केरल में आम की फसल को लाभ प्रदान करने के लिए
आम्र वर्षा कहा जाता है। अगला टॉपिक है दोस्तों चक्रवात यानी कि साइक्लोन और वायुमंडल एटमॉस्फेयर। कहा जा रहा है कि सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है विली विली, हरिकेन और टाइफून, और इसमें देश दिया गया है कि कहाँ पर ये हवाएं चलती है। तो विली विली जो है दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में चलती है। टाइफून जो है ये चलता है चीन में। और हरिकेन चलता है यूएसए में। तो यहाँ का जो मिलान दिया गया है ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग है। विली विली ऑस्ट्रेलिया में चलती है, हरिकेन जो है यूएसए में चलता है और टाइफून चीन में चलता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। सही सुमेलित यहाँ पे दिया भी गया है, विली विली ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन यूएसए, टाइफून चीन। अगला प्रश्न है वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है? तो नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा अंश है। पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान यानी एरोलॉजी और निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान यानी मेट्रोलॉजी कहा जाता है। वायुमंडल संरचना में नाइट्रोजन गैस की मात्रा सर्वाधिक है। वायुमंडल में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण गैस एवं उसकी स्थितियां निम्न दी गई है। तो ये जो नाइट्रोजन है इसका प्रतिशत है 78%, 78.8। ऑक्सीजन का प्रतिशत है 20.95 यानी 21% के लगभग। आर्गन जो है दोस्तों वो 0.93% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। बाकी के गैस की भी मात्रा दी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है ये क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस होती है। सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे कि बादल, आंधी तथा वर्षा क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। इसी मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती है। इस मंडल को अधोमंडल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहते हैं? तो कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को जो है हरिकेन कहते हैं। हरिकेन। कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को हरिकेन कहते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में हरिकेन सबसे अधिक शक्तिशाली एवं विनाशकारी तूफान होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति अटलांटिक बेसिन में होती है। अटलांटिक बेसिन के अंतर्गत अटलांटिक महासागर, कैरेबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी, पूर्वी उत्तरी प्रशांत महासागर को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत कितना है? तो ये 0.03% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। यह वायुमंडल की प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण ऑक्सीजन के 2 परमाणु तथा कार्बन के 1 परमाणु से मिलकर हुआ है। सामान्य ताप और दाब पर यह गैसीय अवस्था में होती है। मौसम परिवर्तन के साथ वायुमंडल में इसकी सांद्रता परिवर्तित होती रहती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है वह कौन सी है? तो वो है आयन मंडल।
आयन मंडल वायुमंडल में 80 से लेकर के 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ने लगता है। पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो तरंगे इसी परत पर परावर्तित होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है? तो ये है स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल। समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर बादल और मौसमी घटनाओं से रहित होने के कारण बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियां प्रदान करती है। पृथ्वी की सतह से लगभग 12 से 50 किलोमीटर स्थित समताप मंडल को पृथ्वी की ओजोन परत के घर के रूप में भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? तो ये आयन मंडल होता है जो कि सबसे गर्म होता है। मध्य सीमा के ठीक ऊपर स्थित वायुमंडल के भाग को ताप मंडल या आयन मंडल कहते हैं। इसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में तीव्र गति से वृद्धि होती है और कम वायुमंडलीय घनत्व के कारण वायुदाब न्यूनतम होता है। इस मंडल और यह मंडल जो है सर्वाधिक गर्म होता है। अगला टॉपिक है हमारा दोस्तों महाद्वीप एवं द्वीप, कॉन्टिनेंट्स एंड आइलैंड्स। अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में नए समुद्री मार्ग के द्वारा की थी। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज 1498 में की थी। मार्को पोलो यूरोपियन यात्री था जो एशिया के अनेक देशों का भ्रमण किया था। इन सब बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रायद्वीप भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है जल से। प्रायद्वीपीय भूमि के वे भाग होते हैं जो तीन तरफ जल से घिरे और एक ओर थल से जुड़े होते हैं। जैसे भारत के गुजरात राज्य में काठियावाड़ प्रायद्वीप क्षेत्र है। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा जल मंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर। इसका पहला प्रश्न है, पृथ्वी के कुल सतह लगभग जो पानी से ढका हुआ है, तो यहाँ पे करीब करीब है 75। तो पृथ्वी के कुल सतह का लगभग 75% पानी से ढका हुआ है। वास्तविक रूप से पृथ्वी की कुल सतह का लगभग 71% भूभाग पर जल है। उत्तरी गोलार्ध का 61% और दक्षिणी गोलार्ध का 81% जो है भाग महासागरों से ढका हुआ है। तो याद रखेंगे, उत्तरी गोलार्ध का जो है 61% और दक्षिणी गोलार्ध का 81%। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो मैक्सिको की खाड़ी जो है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। प्रश्नगत विकल्पों के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। यह उत्तरी अमेरिका और क्यूबा से घिरी हुई है और कैरिबियाई सागर के पश्चिम में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी है जिसका क्षेत्रफल लगभग 21 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाक जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है? तो पाक जलडमरू मध्य भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। पाक जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण जल संधि है। यह पूर्वोत्तर में बंगाल की खाड़ी को, पश्चिम में मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। पाक जलडमरू मध्य की चौड़ाई 53 से लेकर के 80 किलोमीटर है तथा इसमें कई नदियां विसर्जित होती है, जिसमें तमिलनाडु की वैगई नदी प्रमुख है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आयरिश सागर कहाँ स्थित है? तो आयरिश सागर ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है।
आयरिश सागर ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है। आयरिश सागर आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के द्वीपों को अलग करता है। इसका दक्षिणी छोर सेंट जॉर्ज चैनल के माध्यम से सेल्टिक सागर से जुड़ा हुआ है। इसका उत्तरी छोर उत्तरी चैनल के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एशिया का सबसे गहरा डैश है। तो सबसे गहरा जो होगा ये होगा मृत सागर। प्रश्नगत विकल्पों में से एशिया का सबसे गहरा स्थल मृत सागर है। यह समुद्र तट से 440 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। यह खारे पानी की एक झील है। इसकी सीमा पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल और पश्चिम तट फिलिस्तीन से लगती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। इसकी औसत गहराई लगभग 4000 मीटर है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित मारियाना गर्त यानी कि चैलेंजर द्वीप विश्व का सबसे गहरा बिंदु है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर में शामिल है। तो इसका जो है आंसर में स्टार लगा हुआ है दोस्तों। तो पृथ्वी की कुल सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर में शामिल है। तो 71% भाग होता है। इसमें जो है 71 कहीं दिया नहीं है। तो पृथ्वी के कुल सतह का क्षेत्रफल 71% भाग जो है जल तथा 29% भाग स्थल है। जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। इतना अधिक खारा होता है एवं इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त है। पृथ्वी के सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त है। तो ये 29% भाग जो है समुद्र तल से प्राप्त है। स्थलमंडल संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का 29% है, जबकि शेष 71% हिस्सा जल से ढका हुआ है। पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का 97.5% जल महासागरों में है, जो कि खारा है। यह जल राशि का 2.5% भाग ही स्वच्छ जल या मीठा जल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिविश्वतीय धाराओं के प्रवाह की दिशा क्या होती है। तो ये होती है पश्चिम से पूर्व की ओर। प्रतिविश्वतीय धाराओं के प्रवाह की दिशा पश्चिम से पूर्व होती है। यह विषुवत रेखीय धारा के विपरीत प्रवाहित होती है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, विश्व की प्रमुख झीलें, पवने और जलप्रपात। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण एवं शुष्क पवने नहीं है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बोरा। हरमट्टन, सिराको एवं जोडा उष्ण एवं शुष्क पवने हैं, जबकि बोरा मिस्ट्रल के समान ही शुष्क एवं अत्यधिक ठंडी हवा है एवं एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारों पर चलती है। इससे मुख्यतः इटली एवं यूगोस्लाविया प्रभावित होते हैं। सिराको सहारा मरुस्थल में भूमध्य सागर की ओर, हरमट्टन सहारा मरुस्थल में दक्षिण पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म हवा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। तो पहला ही कथन असत्य है, कॉरियोलिस बल पवनों के उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित कर देता है। तो इसका विस्तार देखते हैं हम लोग। कॉरियोलिस बल जो है पवनों को उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर विक्षेपित करता है, न कि बाईं ओर, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यह बल पवनों को बाईं ओर विक्षेपित करता है। तो जो गोलार्ध रहेगा उसके ठीक उल्टे में चलेगा। ये देखिए यहाँ पर दाईं ओर कहाँ पे कर रहा है,
तो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर कर रहा है और दक्षिणी गोलार्ध में जो है बाईं ओर कर रहा है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। यह बल ध्रुवों पर अधिकतम व भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। अन्य सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पवनों एवं उसके प्रवाह क्षेत्र को सुमेलित कीजिए। तो ये बोरो जो है, बोरो चलती है इटली में, मिस्ट्रल चलती है दक्षिणी फ्रांस में, खमसीन की अगर बात करें तो खमसीन चलती है मिस्र में, और हरमट्टन पश्चिमी अफ्रीका में चलती है। तो मिलान के अकॉर्डिंग जो है हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर आपको मिलान करके दिया गया है। बोरो जो है इटली में चलती है, मिस्ट्रल दक्षिण फ्रांस में चलती है, खमसीन मिस्र में, हरमट्टन पश्चिम अफ्रीका में चलती है। विश्व में प्रवाहित कुछ अन्य पवनों के नाम, उनका प्रवाहन क्षेत्र है। लू जो है उत्तरी भारत तथा पाकिस्तान में चलती है, हबूब सूडान में चलती है, चिनूक रॉकी पर्वत में, सिराको सहारा मरुस्थल में, और बिल्जर्ड जो है टुंड्रा प्रदेश में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरी एवं उत्तर पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है लू। उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं लू कहलाती है। ये हवाएं थार रेगिस्तान से मई और जून के महीनों में विशेष रूप से चलती है। लू के समय तापमान 45 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इसके संपर्क में आने से सामान्यतः आंखों में जलन, अचानक बेहोशी, अंततः रोगी की मृत्यु तक हो जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये सेंट लॉरेंस नदी पर है। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर है। यह जलप्रपात कनाडा के ओंटारियो एवं अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य की सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अफ्रीका में आसवान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? तो ये नासिर झील है। अफ्रीका में आसवान डैम द्वारा बनाई गई झील नासिर झील है। यह अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र में नील नदी पर बनी हुई कृत्रिम झील है। उल्लेखनीय है कि इस झील का नाम गमाल अब्देल नासिर के नाम पर रखा गया है, जो कि 1952 में मिस्र की क्रांति के नेताओं में से एक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है? तो ये चिनूक है। चिनूक पवन सर्दियों में रॉकी पर्वत की पूर्वी ढलानों पर अमेरिका एवं कनाडा में प्रवाहित होती है। ये इतनी शुष्क होती है कि इन्हें बर्फ भक्षक कहा जाता है। बाकी कुछ अन्य पवन और उनके स्थान दिए गए हैं, जैसे मिस्ट्रल जो है फ्रांस में चलती है, हरमट्टन पश्चिमी सहारा में, और फॉन उत्तरी अल्प्स में चलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खमसीन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है? तो ये मिस्र की स्थानीय पवन है। खमसीन, चामसीन या हामसीन, जिसे आमतौर पर मिस्र के खमसीन के रूप में जाना जाता है, यह मिस्र और इजराइल को प्रभावित करने वाली शुष्क, गर्म तथा रेतीली स्थानीय पवन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा और अमेरिका की सीमा पर सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 167 फीट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनी के बहने की दिशा क्या है? तो ये दिशा है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती है। वहीं उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति में लगभग 5 से लेकर के 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के क्षेत्रों अर्थात उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर पृथ्वी के दोनों गोलार्ध में
वर्ष भर निरंतर प्रवाहित होने वाली हवाओं को व्यापारिक पवन कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सिराको जो है ये कनाडा में चलती है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। तो सिराको जो है इटली की हवा है, ना कि कनाडा की। अगला प्रश्न है दोस्तों, टोबो झील कहाँ स्थित है? तो टोबो झील जो है सुमात्रा में स्थित है। टोबो झील इंडोनेशिया द्वीप के सुमात्रा में स्थित है। उसके उत्तर मध्य में स्थित एक झील है जो इंडोनेशिया की सबसे बड़ी झील है और विश्व की सबसे बड़ी ज्वालामुखी झील भी है। यह 100 किलोमीटर लंबी तथा 30 किलोमीटर चौड़ी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन क्या कहलाती है? तो सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली गर्म शुष्क और धूल भरी हवा सिराको है। जब यह भूमध्य सागर पार करती है तो आर्द्र हो जाती है। अगला प्रश्न में दोस्तों सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, तो डायरेक्ट मिलान पे चलते हैं हम लोग। चिनूक जो है ये यूएसए में चलती है, हरमट्टन गिनी तट में, मिस्ट्रल फ्रांस और उत्तरी इटली में चलती है, बोरा भी इटली में चलती है एड्रियाटिक तट पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलप्रपात का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा होता है? तो ये नदी के द्वारा होता है। जलप्रपात का निर्माण नदी द्वारा होता है। जलप्रपात उस स्थान को कहते हैं जहां विभिन्न नदियों का पानी इकट्ठा होकर पहाड़ के चट्टानों से नीचे भूमि पर गिरती है। जलप्रपात का निर्माण कटाव के माध्यम से होता है, अर्थात अपरदन द्वारा होता है। जब एक नदी की धारा नम चट्टानों से होकर कठोर चट्टानों की ओर बहती है तो यह जलप्रपात बन जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर अवस्थित है? तो ये पश्चिमी तट पर अवस्थित है। पेरू जलधारा, हम्बोल्ट जलधारा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर दिशा में पेरू एवं चिली के तटीय क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाली ठंडी महासागरीय जलधारा है। यह जलधारा प्रशांत महासागर में बहती है। इसका तापमान तथा लवणता दोनों ही कम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी खाड़ी जो है बंगाल की खाड़ी है। यह मोटे रूप से त्रिभुजाकार खाड़ी है जो कि पश्चिमी ओर से अधिकांशतः भारत एवं शेष श्रीलंका, उत्तर से बांग्लादेश और पूर्वी ओर से बर्मा यानी कि म्यांमार तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से घिरी हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? तो बैकाल जो है विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। यह झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। इसकी गहराई 1642 मीटर है। यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, स्थलाकृतियां, पर्वत, पठार एवं मरुस्थल। इसका पहला प्रश्न दिया गया है, विभ्रंश घाटी बनती है। तो विभ्रंश घाटी बनती है दो भ्रंशों के बीच। विभ्रंश घाटी दो भ्रंशों के बीच बनती है। विभ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच की भूमि नीचे की ओर धंस जाती है। जब तनाव जनित बल के कारण दो खंडों का विपरीत दिशा में खिसकाव होता है तब इसका निर्माण होता है। विभ्रंश घाटियां लंबी, सांकरी और गहरी होती है। उल्लेखनीय है कि इन्हें जर्मन भाषा में ग्रॉबेन कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कालाहारी विश्व का एक विशाल मरुस्थल है।
कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका की सीमा में लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ रहने वाले जनजातियों को बुशमैन कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जाग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये ईरान में स्थित है। जाग्रोस पर्वत ईरान में स्थित है। यह इराक एवं दक्षिण पूर्वी तुर्की के मध्य स्थित पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोटोपैक्सी पर्वत चोटी किस देश में स्थित है? तो ये इक्वाडोर में स्थित है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित ज्वालामुखी पर्वत है। यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में क्षेत्र में से किसमें बुशमैन पाए जाते हैं? तो कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन पाए जाते हैं। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली एक जनजाति है। कालाहारी मरुस्थल का विस्तार बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में फैला सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला प्रश्न है, ड्रैकन्सबर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है? तो ये दक्षिण अफ्रीका संघ का जो है एक प्रसिद्ध पर्वत है। यह दक्षिण अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 3482 मीटर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्टेलेक्टाइल स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो ये भूमिगत जल के द्वारा होता है इसका निर्माण। स्टेलेक्टाइल स्थलाकृति का निर्माण भूमिगत जल द्वारा होता है। यह एक प्रकार की चट्टान संरचना है जो गुफा की छत से टपकने वाले वर्षा के पानी के खनिजों के अवक्षेपण द्वारा निर्मित होता है। स्थलाकृतियों का अध्ययन टोपोग्राफी कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेशावर एवं काबुल किसके मध्य से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो ये खैबर दर्रा से जुड़े हैं। पेशेवर और काबुल खैबर दर्रा के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं। कुछ प्रमुख दर्रे या मार्ग से जुड़े देश हैं, जो बोलन दर्रा है, क्वेटा को जैकोबाबाद से जोड़ता है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन को अलग करता है। होची मिन्ह मार्ग हानोई और वियतनाम को जोड़ता है। अगला टॉपिक है हमारा दोस्तों, घास के मैदान यानी कि ग्रासलैंड विश्व के प्रमुख नहरें। तो इसमें पहला प्रश्न है, स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो ये गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। स्टेपी क्षेत्र को सामान्यतः स्टेपीज घास का मैदान के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार पश्चिमी रूस तथा यूरेशिया क्षेत्र में पाया जाता है। इसका सर्वाधिक विस्तार रूस, यूक्रेन, चीन, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान में है। यह समशीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र है जहां मुख्य रूप से गेहूं की फसल उगाई जाती है। इन घास के मैदानों में व्यापक स्तर पर गेहूं उत्पादन के कारण इन्हें विश्व का अनाज का भंडार कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्ववीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? तो ये सेल्वास के नाम से जाना जाता है। विश्ववीय वर्षा वन को ब्राजील में सेल्वास के नाम से जाना जाता है। विश्व के प्रमुख घास के मैदान निम्नलिखित हैं: लानोज वेनेजुएला, सवाना पूर्वी अफ्रीका, केनिया, तंजानिया, वेनेजुएला, कोलंबिया और ब्राजील। पंपास पाया जाता है अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील में। स्टेपी पाया जाता है यूरेशिया में, कंपोज ब्राजील में, पुस्ताज हंगरी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो ये लाल सागर के साथ जोड़ता है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसका निर्माण 1869 में फर्डिनेंड डी लैप्लेस ने करवाया था। वर्ष 1956 में मिस्र द्वारा इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेल्वास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो ये दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है।
सेल्वास घास का मैदान दक्षिणी अमेरिका में अमेजन नदी घाटी में विषुवत रेखा के समीप स्थित है। ब्राजील में घास के मैदानों को कंपोज कहा जाता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में घास के मैदानों को प्रेरीज कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुश बर्ड घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दक्षिणी अफ्रीका में। बुश बर्ड घास स्थल दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं, जो काफी हद तक घास व छोटी झाड़ियों से ढके मैदान का क्षेत्र है। इसका विस्तार जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया में है। ऐसे घास के मैदान विश्व के लगभग सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं, जिन्हें हम अलग अलग नाम से जानते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख घास के मैदान निम्नलिखित हैं। पंपास अर्जेंटीना में, प्रेरी उत्तरी अमेरिका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये डी नंबर वाला सही नहीं है। वेल्ड जो है ऑस्ट्रेलिया में नहीं होगा। तो सही सुमेलन कुछ इस प्रकार से है, प्रेरी पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में, पंपास दक्षिण अमेरिका में, स्टेपिज यूरोप में और वेल्ड जो है दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध लानूस घास स्थल निम्नलिखित प्राय महाद्वीपों में से किसमें स्थित है? तो लानूस जो है दक्षिणी अमेरिका का घास है। लानोस दक्षिणी अमेरिका में विस्तृत उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, जो कि पश्चिमी वेनेजुएला और उत्तरी पूर्वी कोलंबिया में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूछताछ घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो ये हंगरी में पाया जाता है। पूछताछ घास प्रदेश हंगरी में पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों के आधार पर सत्य है? तो इसमें से जो है ए नंबर वाला सत्य है, यानी कि 1, 2 और 3। तो देख लेते हैं 1, 2, 3 में क्या है। तो पहला कह रहा है, चक्रवात में पड़ी गर्म वायु ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है तो ठंडी होती है। दूसरा, टुंड्रा वनस्पति में मॉस एवं लाइकेन आते हैं। तीसरा, दक्षिणी अमेरिका में सवाना को लानूस कहा जाता है। तो ये तीनों विकल्प सही है। चक्रवात में पड़ी गर्म वायु ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है। चक्रवात में केंद्र में कम दाब की स्थापना होने पर बाहर की ओर दाब बढ़ता जाता है। चक्रवात में वायु चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत एवं दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में होता है। टुंड्रा वनस्पति में मॉस एवं लाइकेन आते हैं। दक्षिणी अमेरिका में सवाना को लानूस कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा दोस्तों, विश्व की प्रमुख नदियां एवं परिवहन, मेजर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड ट्रांसपोर्ट। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो राइट आंसर होगा लीना। ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। प्रश्नगत दिए गए विकल्पों में से दक्षिण से उत्तर की ओर लीना नदी बहती है, जो रूस में बहने वाली एक नदी है। यह नदी बैकाल पर्वत से निकलकर लैप्टेव सागर में अपना मुहाना बनाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे अधिक पानी बहती है? कौन सी नदी में सबसे अधिक पानी बहता है? तो ये नदी है अमेजन। अमेजन नदी जल प्रवाह के आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई में विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम एंडीज पर्वत श्रेणी से होता है। अमेजन नदी मुख्यतः ब्राजील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर से होकर बहती है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी मेडीरा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है? किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या है? तो पार्श्विक अपरदन यानी भूक्षरण। किसी नदी के चौड़ा होने का कारण पार्श्विक अपरदन है। भूक्षरण अर्थात मृदा कणों का बाह्य कारकों जैसे जल, वायु और हिमानी द्वारा
अपने स्थान से पृथक होकर अलग हो जाना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्रांस कैनेडियन हाईवे किसको जोड़ती है? तो ये सेंट जॉन को सिटी से वैंकूवर से जोड़ती है। ट्रांस कनाडा राजमार्ग एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल संघीय प्रांतीय राजमार्ग प्रणाली है। यह पश्चिम के प्रशांत महासागर से पूर्व में अटलांटिक तक कनाडा के सभी 10 प्रांतों से होकर जाती है। ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग ब्रिटिश कोलंबिया में वैंकूवर को न्यू फाउंडलैंड में सेंट जॉन सिटी से जोड़ती है। इसकी लंबाई 7,821 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अमेजन जो है दक्षिण अमेरिका से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। आयतन के अनुसार यह विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई के अनुसार दूसरी बड़ी नदी है। यह पेरू एवं एंडीज पर्वतमाला से निकलकर पूर्व की ओर बहती हुई अटलांटिक महासागर में गिरती है। विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है और दक्षिण अमेरिका की अमेजन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो ये हडसन जो है ये अफ्रीका में नहीं है। हडसन नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ज़ैम्बेजी, लिम्पोपो तथा नील नदियां अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती है? तो ये बहती है इराक में। यूफ्रेटस एवं टिग्रिस नदियां जो है इराक में बहती है। इराक में बहने वाली नदी दक्षिण पश्चिम एशिया की सबसे बड़ी नदी है, जो पूर्वी तुर्की में आर्मेनिया के उच्च स्थलों से निकलकर कुरना के समीप दजला नदी में पिघलती हुई आगे बढ़कर फारस की खाड़ी में विलीन हो जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से व्यस्ततम सामुद्रिक मार्ग कौन सा है? तो ये उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग जो है सबसे व्यस्ततम है। उत्तरी अटलांटिक मार्ग विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। यह मार्ग यूरोप के पश्चिमी तट के बंदरगाहों को उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के बंदरगाहों से जोड़ता है। इस मार्ग के द्वारा विश्व का सबसे अधिक व्यापार होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इटाइपू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, वह किस नदी पर स्थित है? तो ये पराना नदी पर स्थित है। इटाइपू बांध पराना नदी पर स्थित दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है। यह एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट एवं डैम है जो ब्राजील और पराग्वे की सीमा पर स्थित है। इस बांध का निर्माण 1971 में हुआ और 1984 में ये पूरा हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलराशि जो भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है पाक जल संधि। तो पाक जल संधि जो है भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत जाफना जिले में के मध्य स्थित है। यह जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है तथा मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। जल संधि से तात्पर्य एक सकरा जलीय मार्ग है जो कि 2 स्थलीय भागों को अलग एवं 2 जलीय भागों को जोड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, विश्व के प्रमुख देश एवं सीमा रेखा। तो निम्न में से कौन सा देश चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है? तो ये है मंगोलिया। मंगोलिया मध्य एशिया में चारों ओर भूमि से घिरा एक देश है। इसके उत्तर में रूस, दक्षिण पूर्व व पश्चिम में चीन की सीमाएं मिलती है। सीरिया व लेबनान भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर तथा कोरिया जापान सागर के पश्चिमी तट पर स्थित देश है। अगला प्रश्न है, किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो ये देश है म्यांमार।
म्यांमार दक्षिण एशिया का एक देश है। इसके उत्तर में चीन, पश्चिम में भारत, बांग्लादेश एवं दक्षिण पश्चिम में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण एवं पूर्व दिशा में इंडोनेशिया स्थित है। इसकी राजधानी नैपीदा है और सबसे बड़ा शहर यंगून है। इसका पूर्व नाम रंगून था। इसकी मुद्रा क्यात है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एशिया में कितने देश हैं? तो एशिया में कुल 47 कंट्रीज हैं, 47 देश हैं। एशिया संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इस महाद्वीप में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। वर्तमान में एशिया महाद्वीप में देशों की संख्या 47 है। देशों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है, जिसमें कि 54 देश हैं। ये भी आप ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो ये क्यूबा है। विश्व का शक्कर का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है क्योंकि 1960 के दशक में क्यूबा दुनिया का सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश था। यह देश कैरिबियाई सागर में स्थित है, जिसकी राजधानी हवाना है। अगला प्रश्न है, गौल देश का नया नाम क्या है? तो फ्रांस है। गौल देश का नया नाम फ्रांस है। गौल देश का नया नाम फ्रांस है। गौल पश्चिमी यूरोप का एक ऐतिहासिक और भौगोलिक विशेषण है जो फ्रांस और उसके इर्द गिर्द के प्रदेशों को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा क्या है? तो मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा है। मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस की बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच तथा डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन स्थलरुद्ध देश नहीं है? तो गैबोन जो है स्थलरुद्ध देश नहीं है। वह देश जिसकी सभी सीमाएं सिर्फ स्थल से मिलती है स्थलरुद्ध देश कहलाता है। भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, दक्षिणी सूडान, बोत्सवाना, नाइजर आदि देश स्थलरुद्ध देशों में शामिल हैं, जबकि गैबोन पश्चिमी मध्य अफ्रीका में स्थित एक देश है जो कि स्थलरुद्ध देश नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जकोटा त्रिकोण से संबंधित देश कौन सा है? तो ये है दक्षिणी कोरिया, ताइवान और जापान। दक्षिणी कोरिया, ताइवान तथा जापान पूर्वी एशियाई देश जकोटा त्रिकोण से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल राशि जो स्पेन और फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वह कौन सा है? तो वह है बिस्के की खाड़ी। बिस्के की खाड़ी पूर्वोत्तरी अंध महासागर की एक खाड़ी है जो कि बेल्टिक महासागर के दक्षिण में स्थित है। यह स्पेन एवं फ्रांस के साथ तटीय क्षेत्र बनाती है। इसका नाम स्पेन के बास्क प्रदेश एवं फ्रांस के क्षेत्र में बोली जाने वाली बास्क भाषा से लिया गया है। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों, विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी एवं मुद्रा। तो अब इसमें चलते हैं। तो ताशकंद जो है किस देश की राजधानी है? तो ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है दोस्तों। बाकी के देश की राजधानी की बात करें तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी आशगाबाद है, तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे और कजाकिस्तान की नूर सुल्तान है जो कि पहले अस्ताना थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है? तो ये कजाकिस्तान है जिसने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रख दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो ये दुशांबे में है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? तो श्रीलंका में भी रुपया चलता है। अगला प्रश्न है, जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी येन है। अगला प्रश्न है,
दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, ब्राजील की मुद्रा क्या है? तो ब्राजील की मुद्रा रियल है। अगला प्रश्न है, भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान का मुद्रा इसमें से ऑप्शन पे नहीं दिया हुआ है, जो कि न्यूगल्ट्रम होता है। अगला प्रश्न है, ओमान की राजधानी क्या है? तो ओमान की राजधानी है मस्कट। अगला प्रश्न है, होंडुरास की राजधानी कहाँ है? तो ये है टेगुसिगल्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुवा निम्नलिखित देशों में से किस देश की राजधानी है? तो सुवा है फिजी की राजधानी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है? तो इजराइल की मुद्रा होती है दोस्तों शेकेल। अगला प्रश्न है, सैंटियागो राजधानी है। सैंटियागो जो है चिली की राजधानी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अदीस अबाबा किस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है? तो ये इथियोपिया का जो है सबसे बड़ा शहर और राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित जोड़ों में से किसमें देश और राजधानी का मिलान सही है? तो ये जाम्बिया की राजधानी लुसाका जो है ये सही है। इसमें ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनीशिया होगी, जाम्बिया का लुसाका। एवास्तेनी यानी कि स्विट्जरलैंड का मबाबाने मबाबाने अजीब सा नाम है। सोमालिया का मोगादिशु। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, विश्व के प्रमुख शहर, विश्व के प्रमुख भाषाएं। इसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो ये टोक्यो है। 7 टीलों का शहर, सिटी ऑफ 7 हिल्स कहा जाता है रोम को। तो 7 टीलों का शहर सिटी ऑफ 7 हिल्स के नाम से रोम को जाना जाता है, जो कि यूरोप के इटली की राजधानी है। टाइबर नदी किनारे बसा हुआ रोम जो है 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है? तो ये कील नहर है। अगला प्रश्न है, डेट्रॉइट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये डेट्रॉइट जो है ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डेट्रॉइट अमेरिका में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो ये इस्तांबुल है, जो कि यूरोप और एशिया दोनों में फैला हुआ है। इसमें अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो आइए डायरेक्ट मिलान को देखते हैं। तो हैम्बर्ग जो है एल्बी नदी के किनारे है। ग्लासगो क्लाइड नदी और ब्यूनस आयर लाप्लाटा नदी। रॉटरडम जो है न्यूमास नदी में है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, विश्व की प्रमुख जनजातियां। इसका पहला प्रश्न जो है, एस्किमो जनजाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में निवास करती है? तो ये उत्तरी अमेरिका में निवास करती है। अगला टॉपिक है कृषि एवं पशुपालन। तो विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल कौन सी है? तो ये है गेहूं। अगला प्रश्न है, प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वह कौन सा है? तो ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागरीय प्रदेश जो कि फल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अगला टॉपिक है दोस्तों, खनिज और औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक केंद्र। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से जापान का सबसे महत्वपूर्ण सूती वस्त्र केंद्र कौन सा है? तो ये ओसाका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चिली की चिक्वामाटा खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये कॉपर यानी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, किम्बरले हीरा खनन क्षेत्र किस देश में स्थित है?
तो ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? तो ये बर्मिंघम फ्रांस जो है सही मेल नहीं है, बाकी सही है। ओसाका जापान, लंकाशायर ब्रिटेन, सेलम भारत। तो बर्मिंघम जो होगा दोस्तों, ये यूनाइटेड किंगडम का देश का शहर है, औद्योगिक क्षेत्र है। अगला टॉपिक है दोस्तों मिसलेनियस विविध। क्वेश्चन है केप ऑफ गुड होप यानी उत्तमाशा अंतरीप को किसने खोजा था? तो ये खोजा था बार्थोलोम्यू डियाज ने। बार्थोलोम्यू डियाज ने इसको खोजा था। तो पुर्तगाली खोजकर्ता जो है वर्ष 1488 में केप को मूल रूप से केप ऑफ स्टॉर्म का नाम दिया था। कैप सी रूट जो कि अफ्रीका के दक्षिणी तट से गुजरता है, अधिक लोगों द्वारा पार करने के कारण इसे केप ऑफ गुड होप का नाम दिया गया। यह दक्षिणी अफ्रीका के केप प्रायद्वीप के अटलांटिक के तट पर एक चट्टानी हेडलैंड है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है? तो आइए विस्तार देखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा भौतिक भूगोल जो है भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, जिसमें कि पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल की 4 प्रमुख शाखाएं हैं: भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान तथा जैव भूगोल। अगला प्रश्न है दोस्तों, अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो ये रूबी पाइपलाइन जो है एशिया में नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ये हम्बनटोटा जो है श्रीलंका में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वेज नहर के खुलते ही डैश और डैश के बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया। तो ये लंदन और चेन्नई के बीच का मार्ग जो है छोटा हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, विषुवतीय रेखा क्षेत्र में सघन वन लाभदायक है। तो ये जो लाभदायक है दोस्तों किसके लिए है? तो विषुवतीय रेखा क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय जलवायु दशाएं पाई जाती है। इस क्षेत्र में उष्ण तथा आर्द्र जलवायु होने के कारण न केवल वर्षा की दर अधिक होती है, बल्कि वार्षिक तापांतर भी नगण्य होता है। इस क्षेत्र के सघन वन जड़ी बूटी के लिए जो है लाभदायक है। तो ये जड़ी बूटी के लिए लाभदायक होते हैं। इस क्षेत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है? तो ये डेल्टा जो है नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है। अगला प्रश्न है, समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं कौन सी है? तो आइसोबार है जो कि समान दाब वाली रेखाओं को मिलाता है। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में एक अविभाजित स्थलखंड था, वह कहलाता था? तो वह पेंजिया के नाम से जाना जाता था, जो 1912 में जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया। इनकी संकल्पना यह थी कि सभी महाद्वीप जो है प्रारंभ में अकेला भूखंड से जुड़े हुए थे, जिसको पेंजिया कहा जाता था। पेंजिया का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी। पेंजिया का विभाजन लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के रूप में क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी भागों में हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंगारू कहाँ का पशु है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का पशु है। अगला प्रश्न है, वनस्पति जो विषुवतीय रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह कौन सी है? तो अकेसिया जो है विषुवतीय वन से संबंधित नहीं है। अकेशिया का अर्थ बबूल होता है दोस्तों, जो कि विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है, बल्कि यह उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन से संबंधित है। जबकि महोगनी, रोजवुड, आयरनवुड विषुवतीय रेखीय वन से संबंधित है। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। हिमालय पर्वत में शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति उगती है। पश्चिमी घाट तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति यानी ग्रेट बैरियर रीफ डैश तट के समानांतर स्थित है? तो ये जो है पूर्वी तट के समानांतर स्थित है।
ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति जिसको ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के जो है पूर्वी तट पर स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड यानी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के समानांतर स्थित है। इसमें प्रवाल भित्तियों का विश्व का सबसे बड़ा संग्रह है, जिसमें 400 प्रकार के प्रवाल, 1500 प्रजातियां और 4000 प्रकार के मोलास्का शामिल हैं। इसकी लंबाई 1900 किलोमीटर से अधिक है। यह डुगोंग और बड़े हरे कछुए जैसी प्रजातियों का निवास स्थान के रूप में जाना जाता है, जिन्हें विलुप्त होने का खतरा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1950 से पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे? तो इनमें से जो है वियतनाम, कंबोडिया और लाओस देश जो है हिंद चीन में आते थे। 1950 के पहले हिंद चीन में वियतनाम, कंबोडिया और लाओस देश शामिल होते थे, जो 1887 में फ्रांस ने हिंद चीन क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और फ्रांसीसी के उपनिवेशों का आधिकारिक नाम हिंद चीनी संघ था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा जो है विश्व भूगोल खत्म होता है। अब अगली क्लास आएगी हमारी दोस्तों भारतीय भूगोल की। भारत का भूगोल अगली क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक इसी तरह डिटेल में कवर करते हुए। अभी कुछ क्वेश्चन का मैंने डिटेल नहीं बताया दोस्तों, वो सिर्फ वन लाइनर टाइप के फैक्ट थे, इसलिए उसका जो डिटेल कवर नहीं किया। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, और इस वीडियो को दोस्तों अपने एजुकेशनल ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।